जय हिंद। आप लोगों के लिए मैं बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा अपनी तरफ से भेजती हूँ ताकि आपकी जिंदगी की जो भी छोटी बड़ी मुश्किलें हैं वो आसान हो जाए और आपने जो भी अपने लाइफ का टारगेट सेट किया है उसके लिए आप हेल्दी रहें, एक्टिव रहें ताकि आप वो अचीव कर पाए। और आज मैं पढ़ने वाली हूँ अपने बुक लेट्स बोर्ड द लव ट्रेन का हिंदी ट्रांसलेशन, जो मैं पढ़ रही हूँ मोहब्बत की रेलगाड़ी का एपिसोड नंबर 22। और ये गेटअप मैंने स्पेशली लिया है कश्मीर को डेडिकेट करने के लिए। बहुत गर जमी पर कहीं जन्नत है तो ये फिरदौस यानी जन्नत तो यही है, यही है, यही है। इस शेर के जरिए पढ़ा है मैंने कि हमारे देश के का जन्नत जिसे कहा जाता है वो कश्मीर है और बहुत खूबसूरत जगह है। आजकल तो बहुत आसान है, आप घर बैठे अपने देश के सारे स्टेट्स को घूम सकते हैं और वहां की खूबियों को जान सकते हैं और अपने नेशन की तारीफ में चार चांद लगा सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि आज कश्मीर को थोड़ा डेडिकेट करती हूँ। और जो कल्चर है कश्मीर का, वहां के लोग अपनी सरजमी से इतना ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि उस मोहब्बत से बाहर उन्हें कोई कुछ दिखता ही नहीं। उनको ऐसा लगता है कि ये कश्मीर ही हमारी दुनिया है, हमारी जिंदगी है, हमारी आखिरत है, सब है। फिर चाहे वो कश्मीर का कोई भी हिस्सा हो, वहां के लोग जो होते हैं, जो रूरल एरिया के खालिस कश्मीरी लोग होते हैं, उनका नेचर बहुत ही अच्छा होता है। बहुत हॉस्पिटैलिटी से भरे हुए होते हैं वो और बहुत ही ज्यादा मोहब्बती होते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि उनके पास जॉब के बहुत सारे आसरे नहीं है, तो कुछ कुछ चीजें वहां पे होती रहती हैं और वो बेचारे सीधे साधे लोग बहुत सारी चीजों का शिकार भी हो जाया करते हैं। खैर, तो मैं पढ़ रही थी अपनी किताब, मैं वहां से शुरू करती हूँ कि जब पेरेंट्स, चारों पेरेंट्स एजुकेशन फ्रैटर्निटी को बिलोंग करते थे तो उन लोगों ने एक बात अपनी जिंदगी में और बहुत सारे सोशल और हिस्टोरिकल रिसर्च के जरिए ये बातें पता लगा रखी थी कि फैमिली लाइफ में भी मिसकम्युनिकेशन जो होता है वो मेन वजह होती है रिश्तों के खटास पैदा होने के और रिश्तों में अड़चने पैदा होने के और रिश्तों के टूटने के। तो ये जो चारों पेरेंट्स थे, इन लोगों ने फैसला किया था कि हम शादी के बाद अपने बच्चों से पर्सनल कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि अब मी टू वी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है बच्चों के सामने। और बच्चे जो हैं नए शादीशुदा जिंदगी में अपने हिसाब से किस तरह से जिंदगी के कानूनों को लागू करेंगे ताकि वो अगली जनरेशन की पेरेंटिंग में गाइड कर सके। जिस तरह से हम सॉफ्टवेयर का वर्जन चेंज करते रहते हैं जनरेशन बाय जनरेशन, उस तरह से बच्चों की थॉट का वर्जन भी जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब बंदे का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर इतना डिफिकल्ट होता है कि उसकी बार बार जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है तो उसकी ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग के बाद वैसी ही ट्रेनिंग के जरिए हम उस सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अल्लाह के बनाए हुए सॉफ्टवेयर बहुत आसान होगा समझना? मुझे तो कहीं से नहीं लगता। बीइंग अ टीचर ऑफ सीबीएसई बोर्ड स्कूल, वर्किंग फॉर रिगरस 10 years, मैंने जो अपने एजुकेशन फील्ड में दिए हैं उससे मैंने ये बात भी पता लगाई है कि एक बार इंसान के बनाए हुए सॉफ्टवेयर को समझना तो आसान होता है, लेकिन उसके बनाए हुए सॉफ्टवेयर को समझने में जिंदगी गुजर जाती है। तो जब वो जनरेशन चेंज करके पैदा कर रहा है दुनिया में, तो उनको समझना क्या हमारी एज ए पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ये सवाल अपने आप से पूछते पूछते मैं कंक्लूजन पे पहुंची हूं कि मेरा सॉफ्टवेयर मेरे बच्चों के सॉफ्टवेयर से बिल्कुल डिफरेंट है और मुझे उनको समझना है, उनको जज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में जब मुझे पूरी बात पता ही नहीं है तो मैं जजमेंट किस बात का करूंगी? तो यहां से ये पेरेंट्स ने अपनी इनसाइट दिखाई रिलेशनशिप में और चारों ने ये बात कही कि हम वीडियो कॉल पे तुम दोनों से बात करेंगे और शर्त ये होगी कि जब भी बात होगी तो तुम दोनों साथ में होगे। क्योंकि ये
हैदर अगर मेरा बेटा है तो आज से वरीशा मेरी बेटी हुई, और जब हम बहू को बेटी का दर्जा देते हैं तो उससे हम कुछ उसकी गैर हाजिरी में फैमिली के बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, अगर किसी और रिलेटिव की कोई पर्सनल बातें चल रही होंगी जो उन्होंने मना किया होगा कि मत शेयर कीजिएगा अपनी बहू से, तो वहां पे प्राइवेसी हमें मेंटेन करनी है, क्योंकि वो प्राइवेसी हमारी नहीं है, किसी और की है। लेकिन जब हम लोगों की बातें होंगी, हमसे हम 6 लोगों से रिलेटेड, वो सब ओपनली होंगी ताकि मिसकम्युनिकेशन ग्रो ना हो। और यही सबसे बड़ी फसाद की जड़ होती है रिश्तों को टूटने में। तो यहां से उन लोगों ने गाइड किया हैदर और वरीशा को, और अब हर संडे को 8 बजे वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस पे होने लगी, जिसमें वरीशा के माँ बाप, हैदर के माँ बाप और हैदर वरीशा साथ में बैठकर बातें डिस्कस करते थे। और डिस्कस किस लेवल पे होती है, डिस्कशन कब होता है, जब हम दूसरे की थॉट्स एक्सेप्टेंस के लिए रेडी रहते हैं। डिस्कशन उस जगह नहीं होता जहां पे लोग पहले से ही बैठे हो कि हमें तो अपनी ही बात मनवानी है, तब डिस्कशन नहीं होता। डिस्कशन तब होता है जब सब एक दूसरे की थॉट प्रोसेस के लिए ओपन होते हैं और वेलकम करते हैं, सबकी थॉट्स को लेकर के किसी सिचुएशन पे रखा जाता है, और जो सबसे ज्यादा सूटेबल प्रैक्टिकली चीज लगती है उसको अपनाया जाता है। ये होता है डिस्कशन का तरीका। तो इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे एज अ ग्रैंड पेरेंट कि इनके ग्रैंड चिल्ड्रन को वो सारी सोशल, मैरिटल और रिलीजियस प्रॉब्लम आए जो उन लोगों ने अपने पिछले 3 जनरेशन में देखी है। तो ये हर जनरेशन का काम होता है। जब नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हो जाता है ना ऊपर वाले की तरफ से, तो पुराने सॉफ्टवेयर की क्या क्या चीजें जो काम नहीं चली दुनिया में, उन पे काम करने की जरूरत होती है। तो इन्होंने इस तरह से गाइड किया। और रदिया क्योंकि सोशियोलॉजी की प्रोफेसर थी, तो उन्होंने बहुत सारे सोशल रिसर्चेस पढ़े और थीसिस लिखी थी उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि जब हम लेक्चरर बन जाते हैं तो हमें अपनी बुक पब्लिश करानी हमारी एक ड्यूटी होती है। वो हमें एजुकेशन से जोड़े रखती है। कंटिन्यूअसली एक प्रोसेस होता है बुक लिखने पढ़ने का। तो उस दौरान उन्होंने बहुत सारी रिसर्च पेपर्स पढ़े और खुद के भी रिसर्च पेपर्स लिखे, बुक पब्लिश कराई। तो उन्होंने सोशल लाइफ में नफरत को इतनी क्लोजली देखा था, इतनी पास से देखा था कि उनको मोहब्बत की वैल्यू समझ में आने लगी थी। और इस तरह से वक्त गुजरते गुजरते वो समझ गई थी कि अगर हमारे आसपास मोहब्बत नहीं होगी तो दुनिया ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल से भर जाएगी जो सिर्फ वक्त को बर्बाद करना सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी, और उनकी जो एनर्जी होगी वो हमेशा बैड रोल्स प्ले करने में बीत जाएगी। तो ये ट्रेंड आगे नहीं चलना है, कंटिन्यू नहीं होना है, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है। आपको मिले, चाहे मुझे मिले, चाहे और किसी को मिले। किसी की जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो ये बहुत अप्रिशिएटेड है, और ये हमारा किसी ना किसी तरह से दुनिया में योगदान होता है। लेकिन अगर हम काम कर रहे हैं किसी की जिंदगी को खराब करने के लिए, तो ये कल्चर खत्म करने की जिम्मेदारी हर फैमिली के एल्डर्स को पहले लेनी चाहिए, तब बच्चे सीखते हैं। ये सोच करके रदिया ने और सारे पेरेंट्स ने ये लॉ इंट्रोड्यूस किया अपनी फैमिली में कि कॉल सिर्फ वीडियो कॉल होगी और आपस में जो बातें होंगी वो होंगी। बाकी थर्ड पार्टी किसी और रिलेटिव की बात अगर होगी तो वो आप अपना पर्सनल कर सकते हैं, लेकिन फैमिली से रिलेटेड जो बातें होंगी वो वीडियो कॉल पे होंगी, ताकि इन 6 के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा हो। और इस तरह से इन लोगों ने ये नया मोहब्बत का जो कानून था वो न्यूली वेडेड कपल को गाइड किया। उन्होंने ये भी गाइड किया कि मोहब्बत एक ऐसी फीलिंग होती है जिसके अंदर अफेक्शन और कंपैशन दोनों ब्लेंडेड होता है। मतलब हम एक दूसरे के लिए जो दया की भावना है उसके साथ एक दूसरे के केयर की भावना मिली होनी चाहिए। इन दोनों में से एक भी चीज अगर गायब है, केयर बहुत है और आपको कंपैशन नहीं है,
मतलब आप बहुत खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन आपके दिल में उसके लिए दया नहीं है। आप बस कर रहे हैं क्योंकि आपने कहीं से सीखा है तो आप कर रहे हैं, या आपके अंदर बहुत दया है लेकिन आप केयर नहीं कर रहे हैं उसकी किसी भी तरीके से। तो ये दोनों चीजें एक सिक्के के दो पहलू हैं जिसे मोहब्बत कहा जाता है। उन्होंने ये चीज एक्सप्लेन की रदिया और वरीशा और हैदर को। उन्होंने ये भी गाइड किया कि कंपैशन को वक्त बेवक्त पॉलिश करना पड़ता है और उसको ग्रो करते रहने के लिए काम करना पड़ता है। जिस तरह एक हर भरे का पौधा जो होता है उसको हरा रखने के लिए हमें उसकी केयर करती रहनी है अनटिल एंड अनलेस हम फसल काट ना लें, बिल्कुल उसी तरह कंपैशन को भी अपने अंदर रखने के लिए ग्रो तो हो चुकी होती है, ब्रिंगिंग के टाइम ग्रो जो हो चुकी है उसको हमेशा के लिए बरकरार रखने के लिए वक्त ब वक्त उसको पॉलिश करना रहता है, उसको प्रैक्टिस में लाना रहता है। और किस तरह से प्रैक्टिस में लाई जाती है? ये बहुत ही पोलाइटली जब हम एक दूसरे से बात करते हैं और जिंदगी के बहुत सख्त वक्त में एक दूसरे के साथ बहुत इंटैक्ट रहते हैं, ऐसे हाथ पकड़ के जब हम रहते हैं जिंदगी के बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ, तब कंपैशन हमारे गोद में वास करने लगती है। हमारा दिल दिमाग इस तरह से शराबोर होता है कंपैशन की भावना से कि फिर उसको नफरत की आंधी हिला नहीं पाती। और इस पे भी काम करना होता है। जिस तरह से हम ऑफिस के टारगेट्स पूरे करते हैं ना, काम करते हैं, इन सब चीजों पे भी काम करना होता है, नहीं ये कम हो जाती है। तो फायजा जो थी वो साइकोलॉजी की प्रोफेसर थी, तो वो हमेशा गाइड किया करती थी बच्चों को कि रिश्ते में, खास करके जो रिश्ता नया है, अभी पैदा हुआ है, उस रिश्ते में ईमानदारी की नींव पड़नी चाहिए। और वो हमेशा इस बात पे जोर दिया करती थी कि डर एक ऐसी फीलिंग है जो न्यूली वेडेड कपल को, नए शादीशुदा जोड़े को ऑनेस्ट रिलेशनशिप में बंधने से रोकता है। तो एक दूसरे से डरना नहीं है। अगर आप डरोगे तो आप एक दूसरे को आप कैसे हो वो बता ही नहीं पाओगे। 100% आप कैसे हो, आपका नेचर क्या है, आपको पसंद क्या है, आपको नापसंद क्या है, आप किस चीजों से खुश होते हैं, किस चीजों से उदास हो जाते हैं, ये सब चीजें शादीशुदा जोड़ों को शुरू के 5 साल में एक्सप्लेन करनी होती है। अगर आप एक दूसरे से डरोगे तो ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे और ये बंधन सिर्फ बनावटी और दिखावटी रह जाएगा। प्यार का प्यारा सा जो ओरिजिनल बंधन होता है वो नहीं बन पाएगा। इस तरह से सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी ने ह्यूमैनिटीज को रॉक करा दिया और वरीशा हैदर की जिंदगी में कुछ ऐसे नए नए चीजें एक्सप्लेन कर दी जो आज तक उन दोनों को किसी ने गाइड नहीं किया था। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि वरीशा बचपन से वरीशा को उन्होंने बचपन से ये चीज सिखाई है कि रिश्तों के टूटने की सबसे बड़ी वजह जो होती है उसमें से एक रिश्तेदारी में ऑनेस्टी नहीं होना भी होती है। हम ऊपर से तो बहुत शो करते हैं कि आपके लिए तो मेरे दिल में इतनी जगह है और हम बहुत ईमानदार हैं रिश्ते में, लेकिन जब हम जैसे ही हम वहां से हटते हैं हम पीछे कुछ भी करने लगते हैं और कहते हैं कि जो घड़ा होता है ना किसी भी चीज का, एक वक्त आने के बाद भर ही जाता है। तो पता तो चल ही जाता है रिश्ते में, अगर हमने जिंदगी भर के लिए रिश्ता बांधा है, 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, ये बात जाहिर हो जाती है कि हमारे पीठ पीछे हमारी क्या बातें हो रही हैं और फिर रिश्ते के टूटने के चांसेस शुरू हो जाते हैं बनना। तो ये चीज वरीशा को उन्होंने बचपन से गाइड किया था और इसलिए वो ये चीज हैदर को भी एक्सप्लेन कर रही हैं, क्योंकि वरीशा एक तरफ जहां पे ऑनेस्ट रहेगी रिश्ते में और हैदर कहीं से भी डिसऑनेस्ट हुआ तो उसको तकलीफ होगी कि मैंने जब रिश्ता इतनी ईमानदारी से निभाया तो हैदर ने क्यों नहीं निभाया। और यहाँ पे बहुत जरूरी है दोनों पहलुओं का बैलेंस होके चलना, नहीं तो रिश्ते में खटास आनी वाजिब है। एक बार वरीशा ने वीडियो कॉल के दौरान फायजा ने वीडियो कॉल के दौरान हैदर से पूछ लिया कि हैदर
तुम्हें पता है इमाम, सारे इमाम्स की शहादत होने के बाद भी आज तक हम सारे इमामों से मंसूब क्यों हैं? हम उन्हें भूल क्यों नहीं जाते? उनके शहादत को तो बहुत साल हो गए, हजारों साल हो गए। हैदर मुस्कुराता है और कहता है कि अम्मी, हम उन्हें इसलिए नहीं भूल पाते क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आने वाले मोमिनों की मोहब्बत में और उनको एक दूसरे की केयर कैसे करनी चाहिए ये सिखाने में अपनी जिंदगी को प्रैक्टिकली उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करने में बिता दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी ईमानदारी और मोहब्बत में इस तरह गुजारी ताकि उनकी जिंदगी ही एक एग्जाम्पल सेट कर जाए। इसलिए इतने हजार साल बाद भी उनके शहादत के हम उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं कि जब हम पैदा नहीं हुए थे, इस दुनिया में आए नहीं थे, तब भी वो लोग हमारी अच्छाई के बारे में सोच रहे थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को इस काम में लगा दिया और इसलिए मोहब्बत उनसे होती है, लगाव होता है। फायजा मुस्कुराती हैं और कहती हैं, बिल्कुल सही। ये जो मोहब्बत है और जो ये अफेक्शन है जो उन लोगों के दिल में हमारे लिए थी जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, उन्होंने हमारे लिए बहुत पाक इमोशंस अपने दिखाए और अपनी अच्छी सोच को तब बरकरार कर दिया सोसाइटी में एक्टिवली काम करके, सिर्फ बातें करके नहीं, काम करके और ह्यूमैनिटी का जो एक एग्जाम्पल है उसको सेट कर दिया उन्होंने अपने एक्शन से। इसलिए हम उनसे आज भी जुड़े हुए हैं। तो उनकी मोहब्बत और उनका कंपैशन, ये दोनों जो है हमारे लिए, वही हमें राइटियसली गाइड करता है रिश्तों के लिए भी, रिश्तों को निभाने के लिए भी। तो यहाँ पे जिस तरह से हम इबादत बड़ी साफ दिल से करते हैं, उस तरह से रिश्ता भी बड़े साफ दिल से निभाया जाएगा, तभी ये जिंदगी भर का रिश्ता तुम्हारा और वरीशा का बनेगा। और ये कहते हुए सारे पेरेंट्स, बाकी जो 3 थे और वरीशा ये सब बातें सुन रही थी, तभी सैयद कहते हैं कि जो सच्चा रिश्ता होता है ना, वो इसी तरह का होता है। फिर मेहरान जो होते हैं हैदर के पापा, वो कहते हैं कि एक अफेक्शनेट इंसान बनने के लिए जो लाइफ में चैलेंजेस आते हैं ना जिंदगी के, उनको साथ में मिलकर डिस्कस करना चाहिए, उनके सॉल्यूशन का सबका व्यू लेना चाहिए और कोई जरूरी नहीं है कि कभी मैंने जो व्यू दिया वही एक्सेप्ट होना चाहिए। हमारा मेन मोटो है कि जो मोस्ट प्रैक्टिकली यूज्ड व्यू है वो एक्सेप्ट होगा। अब हम व्यूज अपने शेयर करेंगे और उसको प्रैक्टिकल सिचुएशन में रख के वरीशा से और तुमसे पूछेंगे, जहां तक जिस व्यू पे तुम काम कर पाओगे उसी व्यू को हम एक्शन में चेंज करेंगे। यहाँ पे कोई बुजुर्ग, कोई छोटा का ईगो नहीं आएगा। यहाँ पे मेन टारगेट है बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाना। तो इस बात का हम लोग एज एल्डर्स ख्याल रखेंगे और तुम लोगों को पूरा 100% राइट टू स्पीच है, जैसे कि हम लोगों को है बीइंग एन इंडियन सिटीजन, तुम लोगों को भी है। तो तुम लोग अपने उम्र के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने व्यूज दो, हम लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से व्यूज देंगे। हो सकता है हमारे जनरेशन की कुछ चीजें इस जनरेशन में फिट हो जाएं और ये भी हो सकता है कि हमारे जनरेशन की कुछ चीजें बिल्कुल नकारी जाएं अभी के सिचुएशन में। तो हम दोनों चीजों के लिए हम सबको तैयार रहना है। और इस तरह से बहुत प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हुए ये माँ बाप अपने नए शादीशुदा जोड़े जो बच्चे हैं उनकी जिंदगी के पिलर से प्लिंथ तक पहुंचाने में मदद कर रहे थे। ये दोनों जो होते हैं
बहुत अपने रिश्ते को मजबूत बनाने में काम कर रहे थे। ऑफिस आवर के बाद वीकेंड जब भी मिलता था और संडे को इनके पापा मम्मी सबके साथ डिस्कशन होता था, तो ये बंदे दोनों हैदर और वरीशा मिलकर के पूरा वीक वो जो डिस्कशन हुआ है उसको प्रैक्टिकली यूज करने में लगाते थे, ताकि अगले वीक पे वो इसका रिव्यू दे सकें कि ये कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल था, कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। क्योंकि जब हम किसी व्यू पे काम करना शुरू करेंगे तब पता चलता है। हम बैठे बैठे अटकलें नहीं लगा सके, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये आइडिया तो फेल ही होने वाला है। आप करके तो देखिए, हो सकता है वो पास हो जाए आइडिया। तो किसी भी आइडिया को इंट्रोड्यूस करने के टाइम पॉजिटिविटी लेवल एकदम हाई होनी चाहिए। शुरू में ही कह देंगे ये तो फ्लॉप आइडिया, ये नहीं काम करेगा, तो हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कभी कि ये आइडिया काम करेगा भी कि नहीं करेगा। तो इस तरह से जिस तरह से कॉर्पोरेट लेवल में जब कोई बहुत अच्छा आइडिया इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो टीम क्लैप करती है और कहती है कि लेट्स डू इट फॉर अ मंथ, लेट्स डू इट फॉर नेक्स्ट 6 months। और अगर ये काम नहीं करेगा देन वी विल अगेन कम एंड रिव्यू अबाउट द आइडिया एंड वी विल अगेन एक्सचेंज फ्यू न्यू आइडियाज। तो काम करने के बाद उसको नकारा जाता है, पहले ही नकार देंगे तो फिर कोई आइडिया, कुछ चेंज नहीं आएगा। सोशल चेंज जो भलाई के लिए हमें समाज में लाना है। और इस तरह से दोनों ने इस सिस्टम को जो उनके माँ बाप ने वॉलंटियरशिप करके इंट्रोड्यूस किया उनकी जिंदगी में, उसको एक्सेप्ट करते हैं और अपने जहन में हमेशा ये बात रखते हैं कि कितना भी बिजी शेड्यूल हो, कितना भी काम इंपॉर्टेंट हो, दिन में एट द एंड ऑफ द डे, रात में सोने के पहले हम लोग एक ग्रुप वीडियो कॉल जरूर करेंगे। क्योंकि जिस तरह हमारे माँ बाप की जिंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ऐसा नहीं होता है कि बच्चों की ही जिंदगी इंपॉर्टेंट होती है, माँ बाप की भी इंपॉर्टेंट, उनकी भी जवानी होती है, उनको भी उनका भी बुढ़ापा होता है, उनका भी बचपना होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा हमारा होता है। तो जब वो अपने एडल्टहुड में थे, जब वो जिंदगी में बड़ी उड़ानें भर सकते थे, उस वक्त उन्होंने अपनी जिंदगी से बड़े इंपॉर्टेंट वक्त निकाल के हमें नर्चर किया, हमें पाला, हमें अपब्रिंगिंग दी। तो अब जब हम इस फेज में आए हैं कि हम भी बहुत उड़ सकते हैं, बहुत जगह जा सकते हैं, घूम सकते हैं, माँ बाप को इग्नोर करके हम बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में नया कर सकते हैं, वहां पे हमें भी एक पॉज लेना है और अपने पेरेंट्स को ग्रैटिट्यूड पे करना है कि ये सब काम तो आप भी कर सकते थे, लेकिन आपने हमें पालने के लिए अपनी जिंदगी का कीमती वक्त लगाया। और ये केयर की शुरुआत उन्होंने की कि लंच जो होता है वो ऑफिस में ही खा लेंगे दोनों, और ब्रेकफास्ट ऑल्टरनेट डे दोनों एक दूसरे के लिए बनाएंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल में जब थॉट लाना है तो काम भी तो करना होगा, बैठे बैठे बातें करने से थोड़ी ना चीजें बदल जाती हैं। तो ये चीज उन्होंने शुरू कर दी, क्योंकि दोनों 10 आवर्स के लिए जॉब कर रहे थे, फील्ड दोनों का अलग था, मोटो सेम था, वर्किंग फॉर द नेशन एंड वर्किंग फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशन और नेशन, फैमिली एंड फॉर द वेल बीइंग ऑफ पेरेंट्स। अपने माँ बाप के बुढ़ापे के लिए ये मजबूत अभी से बनना चाह रहे थे, ताकि जब वो बड़े बूढ़े हो जाएं और डिपेंडेंट हो जाएं हमारे ऊपर, तो हम उनकी केयर कर सकें। तो अभी से शुरुआत कर देनी है। लंच ऑफिस में बनाया करते थे और डिनर वो हेल्पर से बनवा लिया करते थे। क्यों? क्योंकि 10 घंटा काम, कहते हैं मजदूरों को भी 8 घंटा मैक्सिमम काम करवाना चाहिए। तो हम मजदूर ही अगर खुद को समझ लें तो 8 घंटा बहुत होता है, उसके बाद आराम मिलना चाहिए बॉडी को, क्योंकि सबकी जिंदगी जरूरी है। एक मजदूर से लेकर के एक कंपनी के जनरल मैनेजर तक की जिंदगी इंपॉर्टेंट है। ये सोसाइटी जो है छोटे छोटे यूनिट से बना है, जिसका हर यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो जान सबकी इंपॉर्टेंट है। ये मैसेज भी उनको देना था अपनी आने वाली जनरेशन को, इसलिए उन्होंने इस तरह का शेड्यूल बना के रखा था और एक दूसरे की केयर कर रहे थे, ताकि बच्चे प्रैक्टिकली ये चीज अपनी फैमिली में देख के खुद ब खुद सीख जाएं, उन्हें बोलना ना पड़े कि ऐसे करो, क्योंकि वो देख रहे हैं तो वो करेंगे ही। हम कहते हैं ना, जो चीज हम वीडियो टीचिंग एड जो होती है, मल्टीमीडिया टीचिंग एड कहते हैं स्कूल में, वो बच्चों को ज्यादा इफेक्टिव होती है लर्निंग में। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस ब्रेन में बड़ी आसानी से फीड हो जाती है, और जो चीज हमारी सबकॉन्शियस ब्रेन में फीड हो जाती है वो
ऑटोमेशन के थ्रू हैबिट में आ जाती है। तो घर पे ये जो मल्टीमीडिया एड होता है ना चीजें सिखाने का, वो माँ बाप का बिहेवियर होता है। तो उनको बोलना नहीं पड़ता कि ऐसे करो ऐसे करो, वो देखते हैं कि रूटीन है, ऐसे हो ही रहा है हमारे यहाँ, तो वो खुद ब खुद करेंगे आगे चल के, इसकी 100% गारंटी है। और इस तरह से वो दोनों एक दूसरे की केयर करना, अपनी हेल्थ की केयर करना, फैमिली के टारगेट्स मैनेज करना, माँ बाप को कंपैशनेट और अफेक्शनेट बिहेवियर, वार्मथ, दूर रह के भी पॉजिटिव वाइब्स भेजी जाती है। हम कहते हैं ना, मरने के बाद हम फातिहा पढ़ते हैं कि डिपार्टेड सोल जो है उनको सुकून मिले। तो हम एक शहर से दूसरे शहर में अगर शिफ्ट भी हो गए और माँ बाप के लिए हमारे दिल में बहुत कंपैशन, बहुत प्यार है, तो हम यहाँ से भी वाइब्स भेजते हैं, तो वो वहां हेल्दी रहते हैं। तो यहाँ से उन लोगों ने ये कल्चर शुरू किया, क्योंकि जानते थे कि जब इनकी सेहत खराब होगी तो हमें इन्हें अपने पास बुलाना ही है। तो फिलहाल जितना अपनी जिंदगी जीना चाह रहे हैं अपने फील्ड में, उतना जी लें अच्छे से। और इस तरह से उन लोगों ने केयर का सिलसिला शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया रिश्ते पे। और ये जो मोहब्बत की रेलगाड़ी है, बड़ी आराम से स्मूथली जिंदगी की राहों पे चलने लगी। और इन लोगों को बहुत अच्छा वक्त मिला एक दूसरे को जानने के लिए, अपने टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए, अपने काम को बहुत अच्छे तरह से एफिशिएंसी के साथ करने के लिए, रिश्तों में ईमानदारी का तड़का लगाने के लिए, घर पे भी और वर्क प्लेस पे भी। क्योंकि एक बंदा अगर ईमानदार होता है ऑफिस में, तो वो 100 बंदों के लिए आइकन बन जाता है। आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत मैंने कोट्स देखे हैं कि जो बहुएं काम करती हैं वो भी बदनाम होती हैं, जो काम नहीं करती हैं वो भी बदनाम होती हैं। तो काम नहीं करके बदनाम होंगे, लेकिन बीइंग अ टीचर मैं अपने सारे स्टूडेंट को गाइड करूंगी यहाँ पे कि बदनाम होना, किसी ने अगर किसी के बारे में कुछ नेगेटिव कह दिया तो ये बदनामी नहीं होती। अगर मुझे कोई कह दे कि नाजिया खाना बनाती नहीं है, और मैं गुस्सा हो जाऊं कि मैं इतना बनाती हूं और बार बार मेरे बारे में कोई कह रहा है कि नाजिया बनाती नहीं है खाना, और मैं बंद कर दूं बनाना, तो मैंने कहीं ना कहीं वो गलत सोच को सपोर्ट कर दिया अपने एक्शन से। और बीइंग अ टीचर मैं सारे न्यूली वेडेड कपल और वुड बी वेडेड कपल को ये गाइड करूंगी कि आपके बारे में अगर कुछ गलत कहा जा रहा है तो आप अपने एक्शन से उस गलत थॉट को प्रूव मत करिए। आप अपना अच्छा काम करते रहिए। एक बंदे को नहीं दिखा, 2 बंदे को नहीं दिखा, 100 बंदे को नहीं दिखा, 1000 को दिखेगा। सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, 100 में 1-2 ही ऐसे होते हैं। तो आप अच्छाई का रास्ता मत छोड़िए, क्योंकि दूसरे ऐसा कर रहे हैं तो हम भी छोड़ देते हैं। नहीं, फिर तो दुनिया से अच्छाई खत्म हो जाएगी इस कंपटीशन में लगे रहेंगे तो। और इस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ऑनेस्टी, वर्क का कल्चर अपने ऑफिस का, और कोलैबोरेटिव फैमिली वर्क स्पिरिट अपने न्यूली वेडेड लाइफ में एंटर होते के साथ प्रैक्टिकली स्टार्ट कर दिया करना। और इस फेज के दौरान वो समझ गए कि लर्निंग हैपेंस लाइफ टाइम। हम चीजें जिंदगी भर सीखते हैं, क्योंकि हैदर और वरीशा डॉक्टर और इंजीनियर तो बन गए थे, लेकिन शौहर और बीवी तो पहली बार बन रहे थे ना, तो चीजें सीखनी ही पड़ेंगी। आगे चल के वो पहली बार माँ बाप बनेंगे तो चीजें सीखनी ही पड़ेगी। कौन सा बच्चा स्कूल में सीख करके आता है कि माँ बाप ऐसे बनना है? आज तक तो अभी हमारे कंट्री में ऐसे स्कूल में कोई टीचिंग या कोई इस तरह का प्रैक्टिकल वर्कशॉप नहीं होता है कि बच्चों को सिखाया जाए। अभी तो प्रोफेशन ही सिखाने में लगे हैं सारे इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ तक तो होगा, इंट्यूशन है मुझे, आने वाले टाइम में विद इन 10 to 15 years ये सब स्टार्ट हो जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी। लेकिन अभी वक्त है, तो मेरी किताब के जरिए मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, अपने लेवल पे कुछ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, और खुद भी कर रही हूँ प्रैक्टिकली अपने घर में। और मेरे हस्बैंड भी करते हैं, सपोर्ट करते हैं मुझे इन सब चीजों में। और इस तरह से कोई भी कॉन्सेप्ट जो सेटल लाइफ का एक कॉन्सेप्ट है ना, अब लाइफ सेटल मरने के बाद होती है, रेस्ट इन पीस।
सुना है ना आपने, मरने के बाद हम रेस्ट इन पीस कहते हैं। जिंदगी में पीस जो होता है उसका ये मतलब नहीं कि हम दिन भर सोते रहे, रेस्ट इन पीस। जिंदगी में पीस का मतलब ये होता है कि हमने जो टारगेट अपने सेट किए हैं उस पे हम हेल्दी रह करके मेंटली और फिजिकली उस टारगेट पे काम करें, बड़े प्यार से एंजॉय करते हुए अपने टारगेट को, और उस टारगेट को अचीव करने के बाद हमें एक खुशी हो कि ये टारगेट मैंने पर्सनली अचीव किया है, लेकिन ये सिर्फ अपने लिए अचीव नहीं किया है, ये मैंने अपनी फैमिली के लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया, अपने छोटे भाई बहनों के लिए किया है, अपने देश के बिलो पॉवर्टी लेवल के जो बच्चे हैं, कुछ उन बच्चों से को शेयर करने के लिए हमारी हैप्पीनेस किया है। और इस तरह से दूसरों की खुशियों को बरकरार रखने के लिए जिंदगी चलती रहेगी, सेटल नहीं होगी। और हम चाहते हैं कि इस तरह की जो न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस है वो बच्चे देखते जाएं, सीखते जाएं। सिर्फ सुनते जाएं और सीखते जाएं तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, देखते जाएं अपनी फैमिली में और सीखते जाएं। ये नदी की धारा के जैसी होती है सोशल चेंज। जब तक नदी चलती रहती है, पानी चलता रहता है, पानी पाक होता है। एक जगह रुक गया, स्टैग्नेंट हो गया, तो उसमें जम्स लगने ही है। तो इन थॉट्स का प्रोसेस जो है, अच्छे ख्याल आते जाते हैं, उस पे काम करते जाइए और अचीवमेंट्स लेते जाइए, बच्चों को सिखाते जाइए। चेंज फॉर द गुडविल ऑफ ह्यूमैनिटी। और इस लेसन, ये लेसन यहीं पे खत्म होता है और इसका टेक अवे है कि हमारी मोहब्बत को भी हमारा वक्त, मैनेजमेंट, हमारा एफर्ट, कोलैबोरेशन और कंपैशन, ये सब चाहिए होता है शादीशुदा जिंदगी में। ये सब टर्म्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड के टर्म्स हैं। हर कॉर्पोरेट में ये ट्रेनिंग में बोला जाता है, दिया जाता है, सिखाया जाता है। तो कॉर्पोरेट लिविंग भी आजकल फैमिली लाइफ में आ गई है। जिस एनवायरमेंट में हम 10 घंटे काम करते हैं ना, उस एनवायरमेंट की अच्छाई हमें घर में भी लानी चाहिए। तो ये सब चीजें आ ही रही हैं और जो नहीं ला पा रहे हैं वहां पे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और इस तरह से फैमिली का जो फाउंडेशन बनता है शादीशुदा जिंदगी में, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और जिंदगी भर का उसमें सर्वाइवल स्ट्रेंथ होता है। फिर ऐसे रिश्ते को तोड़ने वाले थक जाते हैं, रिश्ता टूटता नहीं। ये बात यहीं पे मैं खत्म करती हूँ। 31 मिनट्स हो गया, मैंने सोचा कि पूरा लेसन कंप्लीट हो ही रहा है तो पढ़ ही देती हूँ, तो 6 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए। अब यहीं पे रुकती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे अगले लेसन में। और बहुत सारी जो नई चीजें कॉर्पोरेट लिविंग के हिसाब से फैमिली में चेंज आ रहे हैं, उनको बताने के लिए, उनको सिखाने के लिए। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जुड़े रहिए मुझसे हिंदुस्तान की अच्छाई जानने के लिए और हमारे देश को एक सैल्यूट देने के लिए। जय हिंद।